नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षण की विद्या व उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा में जब भी एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है तो वह अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए नई नई विधियों तकनीकों का खोज करता है। वह चाहता है कि जो ज्ञान दे रहा हूँ वो बच्चों में अधिक समय तक उनके दिमाग में स्थायी रहे। तो उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वह नई नई विद्या व तकनीकों का प्रयोग करता है। हर विषय की अपनी अपनी प्रकृति होती है, तो विषय की प्रकृति के अनुसार ही एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। जैसा विषय है उसे उसके अनुसार, अपने प्रकरण के अनुसार ही शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। अगर शिक्षक विषय की, प्रकरण की प्रकृति को जानकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा तो निश्चय ही उसका ज्ञान छात्रों में अधिक समय तक स्थायित्व रहेगा। छात्र उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे, उसमें उनकी रुचि भी रहेगी और उनकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास भी होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी शिक्षण की विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, यानी कि शिक्षा का अर्थ शिक्षा किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण की विधियां व उपागम। पर्यावरण शिक्षण की विधियां व उपागम, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम भ्रमण विधि, दूसरी पढ़ेंगे हम क्रियात्मक विधि, थर्ड पढ़ेंगे हम खेल विधि। इस तरह हम पूरी ही इसमें 13 विधियों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। पर्यावरण शिक्षा वह है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए होती है। शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूल करना सिखाती है, वरन पर्यावरण को अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण संबंधी समस्या का ज्ञान तथा मूल्यों के विकास द्वारा जीवन जीने के लिए तैयार करती है। तो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, पर्यावरण के साथ अपने अनुकूलन करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, समाज में रहने के लिए, समाज के अन्य लोगों के साथ जुड़ने के लिए हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के मानव एक पशु के समान होता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के नैतिक मूल्यों का विकास होता है, वह अपना जीवन यापन कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे अपनी विधियां। सबसे फर्स्ट ली है हमने भ्रमण विधि, यानी फील्ड ट्रिप्स। भ्रमण विधि मतलब कि छात्र को कक्षा से बाहर ले जाकर प्रकृति से संपर्क कराना, प्रकृति को दिखाना ही भ्रमण विधि कहलाता है। भ्रमण विधि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। ये छात्रों के लिए को बहुत रुचिकर लगती है। भ्रमण विधि जैसे अब हम इस भ्रमण विधि का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट में करेंगे, तो भ्रमण विधि का हम जैसे भूगोल में, इतिहास में, हम विज्ञान पढ़ाते हैं, तो किसी भी विषय में हम कर सकते हैं। छात्रों को भ्रमण के माध्यम से ज्ञान कराया जा सकता है, उनको प्रकृति का अध्ययन कराया जा सकता है।
हम इतिहास का भी अध्ययन कराया जा सकता है। हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ कैसी होती है, जीव कैसे होते हैं, तो हम भ्रमण विधि द्वारा बच्चों में इसका ज्ञान करा सकते हैं। तो ये भ्रमण बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट ये लघु भ्रमण है, फिर सामान्य भ्रमण है और विस्तृत भ्रमण है। जैसे हम बच्चों को जैसे कभी एक दिवस के लिए पिकनिक भी ले जाते हैं, कहीं पुस्तक मेला लग रहा है तो हम उसे घूमने भी ले जाते हैं, कहीं प्रदर्शनी लगती है तो भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार के भ्रमण से छात्रों में बहुत अधिक ज्ञान का विस्तार होता है। और विस्तृत भ्रमण में हम छात्रों को पिकनिक वगैरह जैसे कैंप वगैरह का आयोजन करते हैं, छात्र वहीं पर निवास करते हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं, सामाजिक जनजीवन से परिचित होते हैं। तो इस प्रकार भ्रमण विधि द्वारा छात्र ज्ञान अर्जित करते हैं। भ्रमण विधि छात्रों के लिए एक बहुत ही रुचिकर विधि होती है। अगर हो सके जितने हमें बच्चों को भ्रमण विधि द्वारा ही अध्ययन कराना चाहिए। फिर एक क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी विधि, यह भी एक बहुत ही रुचिकर विधि होती है। क्रियात्मक विधि मतलब बच्चे को करके सिखाना, बच्चे को हमें कुछ एक्टिविटी देना, क्रिया करके बच्चों को सिखाना ही क्रियात्मक विधि कहलाती है। और यह विधि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस विधि में भी अगर छात्र कोई कार्य करते हैं तो वो उनका ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। क्रियात्मक विधि में जैसे हम बच्चे को निबंध लिखने को दे सकते हैं, हिंदी में कविता लिखने को दे सकते हैं, कोई चित्र बनाने को दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों में छोटी छोटी क्रियाएं करवा के उनको भी अपना ज्ञान दे सकते हैं। फिर है खेल विधि, गेम्स मेथड। खेल विधि का एक अपना ही महत्व होता है। इसमें भी छात्र बहुत ही इंटरेस्ट के साथ भाग लेते हैं। और खेल विधि बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सभी तरह का विकास होता है। तो खेल विधि में हम देखते हैं मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति, फिर डोल्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और बेसिक शिक्षा पद्धति। तो मैडम मॉन्टेसरी हुई थी, किंडर गार्डन पद्धति, ये सब बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए होती है। बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर एक सर्कल बनाकर कविता बोलवाना, पोयम बोलवाना, कोई गीत बोलवाना, तो ये सब खेल विधि कहलाती है। बच्चों को हम, छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें जैसे कोई ड्राइंग दिखा दी, कोई चित्र दिखा दिए या कोई ब्लॉक्स दे दिए, तो गेम्स के माध्यम से हम उन्हें सिखाते हैं। इसे हम जैसे गिनती के लिए भी हम कुछ भी उन्हें ब्लॉक्स दे सकते हैं। और इस प्रकार कोई भी हम खेल सामग्री उपलब्ध करवाकर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे सकते हैं। और बेसिक शिक्षा पद्धति भी इसी में शामिल होती है। बच्चों को कोई भी क्रियात्मक कार्य देकर भी हम बच्चों में जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। तो ये खेल विधि विशेषकर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। और खेल विधि जैसे बड़े स्तर अगर उच्च माध्यमिक के लेंगे तो इसमें शारीरिक शिक्षा में यह विधि काम में आएगी। तो इससे भी बच्चों का शारीरिक विकास होता है, बच्चों का मानसिक, आर्थिक सभी तरह का विकास होता है खेल विधि के द्वारा। चाहे वो पूर्व प्राथमिक के लिए हो या चाहे उच्च माध्यमिक के लिए हो, उसका स्तर चेंज हो जाता है। फिर अभिनय विधि, अभिनय विधि मतलब रोल प्ले मेथड करवाना। बच्चे को किसी भी तरह का हम अभिनय करवाकर बच्चे को उस विषय से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। जैसे हम उपभोक्ता का जागरण मंच का पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चे को हमने दुकानदार बना दिया, एक को ग्राहक बना दिया। इस प्रकार हम उन्हें रोल में प्ले करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हम कोई भी नुक्कड़ नाटक करके भी बच्चों को अपना अध्ययन कार्य
करवा सकते हैं। जैसे हम पर्यावरण आदि के बारे में हम नुक्कड़ नाटक या कोई भी अभिनय करवा कर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। हम जैसे हमारे पुराने जो धार्मिक ग्रंथ है, कथा हैं, उन पर भी हम अभिनय करवा के बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो हर विषय की प्रकृति के अनुसार हम उस बच्चों में अभिनय करवा कर बच्चों का विकास करेंगे। तो अभिनय विधि से छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, आत्मगौरव आदि गुणों का विकास होता है। क्योंकि खेल विधि, ये अभिनय विधि में से छात्र क्या होते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस क्षमता का उनमें विकास होता है। तो खेल विधि या अभिनय विधि, इनसे बच्चों में एक बहिर्मुखी छात्र का विकास होता है। छात्र अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चे की जो झिझक संकोच होती है वह खत्म हो जाता है। फिर समूह वाद विवाद विधि। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रियाएं होती है। वाद विवाद हम जानते हैं, हमारे जो विद्यालय है होते हैं उनमें हम समय समय पर बच्चों में वाद विवाद करते हैं। बच्चों को कोई भी हम प्रकरण दे देते हैं, उसमें एक पक्ष और एक विपक्ष दोनों का हम निर्माण करते हैं। सभी अपने अपना विचार व्यक्त करते हैं। जो पक्ष का होगा वो पक्ष में करेगा और जो विपक्ष का होगा जो विपक्ष में करेगा। तो वाद विवाद मतलब कि बच्चों में एक इससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। वाद विवाद का मतलब ये नहीं कि उसमें झगड़ा हो, मतलब वो नहीं, बल्कि में ये बच्चों में ये आत्मचिंतन का विकास होना चाहिए। वाद विवाद का यही उद्देश्य होता है। फिर वाद विवाद जैसे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक वाद विवाद, समूह परिचर्चा, सेमिनार। हम जैसे बच्चों को क्लास में भी हम ग्रुप डिस्कशन करवा कर वाद विवाद करवा सकते हैं। हम उन्हें कोई भी अपने विषय से संबंधित प्रकरण दे देते हैं। बच्चों का हम 2 ग्रुप बना देते हैं और बच्चे उसमें समूह परिचर्चा द्वारा अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। फिर सेमिनार, समय समय पर हम जो समस्याएं होती है उन पर हम सेमिनार आयोजित करवा कर भी अपना ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। फिर अनौपचारिक वाद विवाद, जैसे अनौपचारिक वाद विवाद में कोई भी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक का मतलब ये होता है ये हम कहीं भी किसी भी समय किसी भी प्रकरण पर बच्चों में आयोजित करवा सकते हैं। तो वाद विवाद भी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही एक अच्छी विधि है। इससे भी छात्र एक खुलकर जीना सीख जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं, बच्चों की झिझक समाप्त हो जाती है। तो समय समय पर एक टीचर को अपने स्कूल में छोटी छोटी वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी चाहिए और उसे सभी बच्चों को भाग लेने को कहा जाना चाहिए। तो इससे निश्चय ही बच्चों में एक नेतृत्व का और आगे आने की भावना का विकास होगा। फिर कठपुतली पपेट शो हम जानते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती है और धागे से हम करते हैं। और इसमें भी जैसे हम जैसे सामाजिक हो या इतिहास हो, तो इसे हम कोई भी विषय लेकर या कोई भी प्रकरण लेकर कठपुतली के माध्यम से भी हम अपने पाठ प्रदर्शन कर सकते हैं। कठपुतली के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वह भी बहुत स्थायित्व व प्रभावशाली होता है। छात्रों पर कठपुतली पर प्रयोग किए गए संवादों का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कठपुतली के माध्यम से जो ज्ञान कराया जाता है वो बहुत ही रुचिकर होता है। छात्र उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो जिससे वो ज्ञान अधिक समय तक स्थायी बना रहता है। तो हमारे जैसे राजस्थान में इसका प्रशिक्षण जो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में के तत्वाधान में संचालित गोविंद शैक्षिक कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दिया जाता है। जो हमारे जो उदयपुर में रहते हैं वो जानते हैं कि चेटक सर्कल के पास जो भारतीय लोक कला मंडल बना हुआ है वहाँ पर कठपुतली प्रशिक्षण दिया जाता है।
फिर पारिस्थितिक क्लब, हम जैसे जैसे पर्यावरण विषय पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के लिए कोई पर्यावरण क्लब बना दे, भूगोल विषय पढ़ा रहे तो भूगोल क्लब बना दे, विज्ञान विषय पढ़ा रहे तो विज्ञान का क्लब बनाते। तो इस प्रकार जो सब मैं जो विषय से संबंधित है वैसे क्लब हमें विद्यालय में बनाने चाहिए। क्लब बनाने से छात्रों का ज्ञान भी स्थायी रहता है और उनमें रुचिकर रहती है। और इसमें जो पर्यावरण संबंधी हम प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, पर्यावरण भ्रमण करते हैं, यात्राएं करते हैं, वाद विवाद करते हैं, संगोष्ठी, निबंध, कहानी, कविता, अंताक्षरी, पोस्टर, स्लोगन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। तो क्लब बना देते हैं जिसमें हम बच्चों को कुछ नेतृत्व दे देते हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो विषय के अनुसार क्लब बनाकर भी एक शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचा सकता है। फिर पारिस्थितिक प्रयोगशाला, हम जैसे पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे तो पर्यावरण की प्रयोगशाला बना सकते हैं, भूगोल बना रहे तो भूगोल की प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला, हिंदी भाषा पढ़ा तो हिंदी भाषा की प्रयोगशाला बना सकते हैं। तो हर एक विषय के अध्यापक को अपने विद्यालय में एक एक प्रयोगशाला अवश्य बनानी चाहिए जिसमें छात्र क्रियाशील होकर उसमें कार्य कर सके, छात्रों में सृजनात्मकता व समस्या समाधान की क्षमता का विकास होवे जिससे। और प्रयोगशाला में क्या होता है, छात्र स्वयं करके सीखते हैं, तो स्वयं करके सीखने से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। तो इस विधि में छात्र पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, संदर्भ पुस्तक, मानचित्र, ग्राफ आदि शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करना सीख जाते हैं। विषय के अनुसार वो सीख जाते हैं। जो भूगोल वाले बच्चे हैं तो भूगोल का प्रयोग करना सीख जाते हैं, मानचित्र का प्रयोग कैसे करेंगे, ग्राफ का प्रयोग कैसे करेंगे, ट्रेसिंग टेबल का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर विज्ञान की लैब है तो वह विभिन्न परख नलियों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो विषय के अनुसार इस प्रयोगशाला में स्वयं ही करके सीख जाते हैं। तो जो ज्ञान स्वयं करके सीखते हैं वह ज्ञान भी बच्चों में अधिक समय तक रहता है। फिर पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। यह विद्यालय की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पुस्तकालय में हम सभी जानते हैं कि हर विषय से संबंधित पुस्तकें होती है और हर एक विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय में छात्र स्वयं पढ़ना सीखते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वह इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो उन्हें कोई भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई भी समसामयिक घटना की जानकारी चाहिए या कोई नई पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना होता है तो इसके लिए पुस्तकालय बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो हर विद्यालय में पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। लाइब्रेरी, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। फिर प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन में हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं जैसे शिक्षा के संबंधित में भी बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जैसे नई शिक्षा नीति है, शिविरा है, तो शैक्षिक जर्नल है। तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, हमारे शिक्षा विभाग से होती है, यूजीसी से होती है। तो ऐसे प्रकाशन के द्वारा भी छात्र में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। तो छात्रों को भी इन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन का ज्ञान कराना चाहिए, उन्हें इनसे अवगत कराना चाहिए और छात्रों में नियमित समाचार पत्र पढ़ने, पत्रिकाएं पढ़ने की आदत एक शिक्षक को डलवानी चाहिए। वह सवेरे जैसे प्रार्थना सभा में समाचार पत्र या समाचार बुलवा कर भी छात्रों में जो समसामयिक घटना है उनकी जानकारी दे सकता है। तो समाचार पत्र में भी हम देखते हैं कि प्रत्येक विषय से संबंधित जानकारी आती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी आती है। तो समाचार पत्र या प्रकाशन अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। हम बच्चों को किसी भी तरह की जानकारी देना चाहे तो सभी कुछ
पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्र में होता है। तो अगर हम बच्चे को हम समसामयिक जानकारी से परिपूर्ण रखना चाहते हैं तो बच्चों को समाचार पत्र पढ़वाने की अवश्य ही आदत डलवानी चाहिए। और प्रत्येक विद्यालय को अपनी लाइब्रेरी में समाचार पत्र मंगवाना चाहिए, पत्रिकाएं मंगवानी चाहिए, जिससे बच्चे ज्ञान अर्जित कर सके। और समय समय पर छात्रों को, एक शिक्षक को एक कार्य भी देना चाहिए ताकि वो समाचार पत्र में से अपने विषय से संबंधित जानकारी को संकलित करे और उसकी एक बुक बनाए। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, इसका तो शिक्षण कार्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। श्रव्य दृश्य सामग्री की मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, आप उसमें इन सभी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दृश्य साधन वो होते हैं जिसमें केवल हम देख सकते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, जैसे चित्र, मानचित्र, पोस्टर, इसमें हम देख सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का, जैसे महात्मा गांधी का है, भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उनका चित्र देख सकते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र का, जिले का, नगर का, देश का हम मानचित्र बनाकर भी छात्रों को भूगोल में जानकारी दे सकते हैं। पोस्टर बनवा सकते हैं, जैसे पर्यावरण संबंधित कोई सी भी समस्या उठाकर बच्चों को पोस्टर बनवाने को भी दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी छात्रों को ज्ञान दिया जा सकता है। फिर श्रव्य साधन मतलब जिसमें केवल हम सुन सकते हैं, दिखाई नहीं देता, तो इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही योगदान है। इनमें भी हमें सभी तरह की सूचनाएं और जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर श्रव्य दृश्य साधन मतलब जिससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिल्म, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर, ये तीनों श्रव्य दृश्य साधन है जिससे हम अपने ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। तो बालक अपने, चाहे कोई सा भी विषय का छात्र हो, वह टीवी, कंप्यूटर से अपनी जानकारी का विस्तार कर सकता है। और कंप्यूटर का तो हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो अधिक समय तक स्थायित्व रहता है। तो विद्यालय में सभी छात्रों को कंप्यूटर वगैरह उपलब्ध कराने चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी प्रारंभिक कक्षाओं से ही छात्रों को देनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी तरह की जानकारी को हम कंप्यूटर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालय में अवश्य ही होना चाहिए। सभी छात्रों को कंप्यूटर अवश्य उपलब्ध कराने चाहिए और कंप्यूटर संबंधी टीचर भी रखने चाहिए। फिर समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें हम कोई सी भी समस्या उठाकर विद्यालय की समस्या उठा सकते हैं, उनके शिक्षण कार्य की समस्या उठा सकते हैं, वह उठाकर हम बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे उस समस्या का समाधान करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट तो बच्चे इसमें समस्या का चुनाव करते हैं, फिर समस्या के कारण को जानते हैं, फिर समस्या का हल निकालते हैं। तो बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके समस्या बताकर बच्चों में हम अध्ययन करने को दे सकते हैं। गणित के सवाल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दिए जा सकते हैं। तो अपने विषय से संबंधित जो भी समस्या है बच्चों को बताकर अपने ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। ये समस्या समाधान जो विधि होती है यह छात्रों के जैसे मानसिक विकास में भी विशेष रूप से सहायक होती है। यह विधि बाल केंद्रित होती है और समस्या समाधान से जो दिया गया ज्ञान होता है वह अधिक समय तक स्थायित्व रहता है।
फिर प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि का भी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण योगदान है। छोटे बच्चों को विद्यालय में प्रोजेक्ट वर्क देकर एक शिक्षक अपना कार्य पूरा करवाता है, अपने जो भी विषय से संबंधित ज्ञान बच्चों को देता है। प्रयोजना विधि यह एक गतिशील व नवीन विधि है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित करने का प्रयास किया जाता है और रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं। तो बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है, चाहे SUPW में हो, चाहे विज्ञान हो, भूगोल हो, तो सभी सब्जेक्ट में अपनी विषय की प्रकृति के अनुसार बच्चों को कोई भी रचनात्मक कार्य दिए जाते हैं। बच्चे समूह बनाकर कार्य करते हैं, तो समूह का बनाकर कार्य करने से उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, वे लीडर बनते हैं, उनमें आत्मविश्वास आता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। तो प्रयोजना विधि और समस्या समाधान विधि भी अपने आप में बहुत ही एक अच्छी विधि है और इस विधि के जन्मदाता अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री WH किलपैट्रिक थे। इसका नाम भी हमें ध्यान में रखना है कि प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। इन विधियों को एक शिक्षक प्रयोग में लाकर अपने ज्ञान को स्थायित्व प्रदान कर सकता है, जिससे छात्र भी रुचि लेकर अपना शिक्षण कार्य करते हैं और इससे जो ज्ञान छात्र लेते हैं वह अधिक समय तक छात्र के मस्तिष्क में रहता है। तो एक शिक्षक को अपना कार्य प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए अपने विषय के अनुकूल। विषय के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। धन्यवाद। नेक्स्ट और अंतिम हमारी ये जो विधि है वो है व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जो व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। व्याख्यान हम जैसे देते हैं, हिंदी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट में हम व्याख्यान देकर भी अपने कार्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर व्याख्यान के साथ साथ हम प्रदर्शन करें या किसी भी हम विषय वस्तु को समझाएं, तो वह जो भी विषय वस्तु समझाई जाएगी वह छात्रों को अधिक समझ में आएगी। जैसे हम भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम जैसे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ा रहे हैं, हम केवल उसमें व्याख्यान ही करेंगे तो बच्चे को समझने में परेशानी आ सकती है। लेकिन हम प्रदर्शन के साथ साथ उसमें राजस्थान का मानचित्र भी बच्चों को दिखाएंगे और राजस्थान की जो जानकारी देंगे उसके भौतिक भूगोल की, तो वह ज्ञान बच्चों में अधिक समय तक स्थायी रहेगा। तो व्याख्यान के साथ साथ अगर टीचर प्रदर्शन भी करता है तो वह ज्ञान बच्चों को अधिक समझ में आता है, वह विषय वस्तु बच्चों को अधिक समझ में आती है। जैसे अगर छात्र को अगर शिक्षक विज्ञान विषय पढ़ा रहा है तो विज्ञान में भी वह विभिन्न प्रकार के चार्ट मॉडल जैसे वर्षा संरक्षण है और उस पर भी एक शिक्षक मॉडल बनाकर अपने कार्य का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। तो हर प्रत्येक विषय में एक शिक्षक अपने कार्य को व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन करके अपने ज्ञान को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। तो शिक्षण कार्य में इन विधियों का अपना बड़ा ही महत्व है। इन विधियों के द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों के मस्तिष्क में अधिक समय तक स्थायी रहता है